देखो, पिछले क्लास में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो था मोल कॉन्सेप्ट। उसको हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। तो कुछ लोग नए दिख रहे हैं, आज भी 3-4 लोग नए दिख रहे हैं, तो थोड़ा एक पॉइंट पहले हम बताते चले। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, थोड़ा सा हम लोग इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो भी हमारे केमिकल्स, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमारी ये स्टडी केमिस्ट्री में किसके लिए है? केमिकल्स के लिए है। और ये केमिकल्स हमारे कौन है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं। और ये क्या है? छोटे पार्टिकल्स हैं। क्या है? बहुत ही छोटे, माइक्रोस्कोपिक है। दे कैनॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। अपने खुले आंख से दिखते तो है नहीं। मेरे बात समझ में आ रहा है? जैसे पानी एक गिलास चम्मच कर रहे हैं, एक चम्मच ग्लास, अगर नहीं वो नहीं चलेगा। एक चम्मच चीनी, नहीं ये भी नहीं चलेगा। चलो एक चम्मच पानी ले लो, ठीक है, और एक चम्मच, बहुत खुश हो जाता है सब। अरे हम तो चेक करते हैं कि तुम लोग नहीं जाता है, बैट्समैन सब पिच पे खेलने जाता है तो देखता है पहले वो जाके उसको पिच को ठोकता है कि पिचवा ठीक बाकी ना है ही नहीं। तो हम बीच बीच में बोल देते हैं कि तुम लोग को लगे कि हमको ये लगना चाहिए कि तुम लोग जगा हुआ है कि नहीं। नहीं ऐसा नहीं था, वो ऐसे ही हो गया था। चलो टीचर है तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम बात मोल कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं, यहाँ जरूरत क्यों पड़ी इस चैप्टर की, इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्यों है, पहले तो हम ये समझते हैं। तो हमने कहा हम केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, और ये केमिकल्स हमारे कौन है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। और ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे नेकेड आई से हमको दिखते नहीं हैं। तो जो काउंटेबल पार्टिकल्स हैं, जैसे पेन हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये आइडेंटिफिकेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। दे कैन बी सीन बाय आवर नेकेड। ये अपने खुले आंख से हम देख सकते हैं। सो इनको हम काउंट कर दे रहे थे। हम काउंट करके दे दिए कि सर 2 दर्जन पेन है, 10 दर्जन पेन है, इतना सेंचुरी पेन है, इतना ग्रॉस है, हम काउंट करके बता दे रहे थे नहीं। लेकिन अगर वही चीज हमने कह दिया, हम एक चम्मच हम नमक दे दें और कहे कि गिन के बताओ कि इसमें कै गो नमक का पार्टिकल है, तो नहीं गिन पाएंगे। एक चम्मच हम आटा दे देंगे और कहेंगे आटा का पार्टिकल गिनो, तो नहीं गिन पाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर लेंगे, हम कहेंगे कि एक स्पून लिक्विड वाटर है, उसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स है, काउंट करके बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने खुले आंख से हमको दिखता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो वैसे सब्सटेंस जो हमारे खुले आंख से हमको नहीं दिख रहे हैं, स्वाभाविक है उनकी क्वांटिटी को एस्टिमेट करने के लिए हम किसी ना किसी यूनिट की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और इन सब्सटेंस के जो हमारे नेकेड आई से हमको नहीं दिख रहे हैं, उनको काउंट करने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करने वाले हैं, वही यूनिट हमारा क्या था? मोल था। हमने कहा था कि मोल एक्चुअल में क्या है? एक कौन सा यूनिट है? काउंटिंग यूनिट है। और ये एक्चुअल में ये एक लैटिन वर्ड है। याद होगा हम बताए थे, क्या था? ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। मोल जो हम यूज करते हैं वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर इंग्लिश वर्ड होता तो इसका ढेर सारा मीनिंग होता। मोल मतलब तिल होता है, नहीं काला काला जो हो जाता है तिल होता है। नहीं, मोल मतलब छुछुंदर होता है, ये होता है ना। तो ये सब चीज तो केमिस्ट्री में होगा नहीं, पिछले क्लास में बताए थे। तो मोल बेसिकली जो हम यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री में, यह एक लैटिन वर्ड है, जिस वर्ड का मतलब हमने देखा था, इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है इसको बल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क। और बल्क मतलब यही हुआ कि एक छोटे से स्पेस में अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ पार्टिकल का प्रेजेंट होना। मतलब इतने पार्टिकल हो छोटे से स्पेस में कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? तो दिख गया, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स तो दिखते ही नहीं, तो काहे का काउंटिंग? नहीं, आटा का पार्टिकल्स दिखता ही नहीं है, तो काहे का काउंटिंग? मतलब क्या? बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो उनके पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उनके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, उनके नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करने वाले हैं, वही यूनिट हमारा क्या है? मोल है। तो हमने कंक्लूड किया था
और हमने कहा कि मोल जो है क्या? मोल एक काउंटिंग यूनिट है, जस्ट लाइक डजन या सेंचुरी। जैसे सेंचुरी एक काउंटिंग यूनिट है, जैसे डजन एक काउंटिंग यूनिट है, वैसे ही मोल भी हमारा एक काउंटिंग यूनिट है। बस डजन, सेंचुरी, ग्रॉस किसके लिए लगेगा? जो हमारे खुले आंख से हमको दिख रहा है। जो खुले आंख से दिख रहा है उसके लिए ढेर सारा यूनिट, और जो खुले आंख से नहीं दिख रहा है उसके लिए केवल एक ही यूनिट, और वो यूनिट हमारा मोल है। इतना बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? हमने कहा था, याद होगा, मतलब ये काउंटिंग यूनिट है, ये हमने कहा था ये काउंटिंग यूनिट लाइक डजन और सेंचुरी, डजन और सेंचुरी यूज टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक substance which never be seen by our naked eye, इसका मतलब है दैट इज, बात जब हम केमिस्ट्री की कर रहे हैं तो दीज आर, ये हमारे कौन होंगे? दीज आर केमिकल्स होंगे। कौन होंगे? रसायन होंगे। और ये केमिकल्स जिनके बारे में हम बात करने वाले, हमारे एटम्स होंगे, ये हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स, ये हमारे कंपाउंड हो सकते हैं, ये हमारे जो हैं ये हमारे आयंस हो सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? तो एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और आयंस के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करने वाले हैं वही यूनिट हमारा मोल है। इतना लाइन सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको? चलो, हमने बताया था कि जैसे हम जानते हैं 1 डजन 12 पार्टिकल के बराबर होता है, जिस तरह से 1 सेंचुरी कितना के बराबर? 100 पार्टिकल के बराबर। ठीक उसी तरह से 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल के बराबर होगा, पार्टिकल्स के बराबर होगा। और ये जो हो गए, ये इसी को हमने क्या बोला था? 1 मोल। और ये जो नंबर है, याद होगा, इस नंबर को एवोगैड्रो नाम का साइंटिस्ट बताया था। कौन बताया था? इस कारण से इस नंबर को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? मतलब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, 1, जैसे 1 मोल, एक दर्जन 12 पार्टिकल होता है, ठीक उसी तरह से 1 मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल के बाद। क्यों इसके बराबर होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं, लेकिन उतनी की आवश्यकता नहीं है। इतना ही याद रखना है क्या? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो अब आ जाओ 1 मोल। और इसी को, ये जो पार्टिकल है, इसको सबसे पहली बार कौन बताया था? एवोगैड्रो ने बताया था। सो इट इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। बोले इसको, क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलेंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात सबको? हमने पिछले क्लास में यहां तक जिक्र किया था, तो हम आशा करते हैं कि ये बातें तुमको समझ में आ गई होंगी। एक लाइन में दिमाग में बैठा लेना है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, मतलब केमिकल्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं उसी यूनिट को हम क्या बोलने वाले हैं? मोल बोलने वाले हैं। और 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल के बराबर होगा। मतलब ये हो गया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये हमने कह दिया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस always contains 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस का हमेशा 1 मोल जब हम बोलेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल ही होगा। ये बात क्लियर है? अब बात आता है कि हम बात मोल कैलकुलेशन की कर रहे थे,
बात जब हम मोल कैलकुलेशन की कर रहे हैं तो हम किसके लिए कैलकुलेट करने वाले हैं? एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए। तो 1 by 1 सबकी बात हम लोग करते हैं, सबके बारे में सोचेंगे। तो पहला हम शुरुआत करने वाले हैं किसके लिए? मोल कैलकुलेशन फॉर एटम्स। यहीं से शुरू करते हैं, मोल कैलकुलेशन फॉर एटम्स, मोल कैलकुलेशन फॉर एटम्स। ठीक है, तो जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे कम से कम इस बात को मेंशन कर लेंगे और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लिख लोगे, जल्दी से लिख लो इसको। जिनका आज पहला क्लास है वो इसको लिख लेंगे, या जो पिछले क्लास में नहीं थे वो केवल इस बात को इतना मेंशन कर लेंगे, इतना काफी है। हो गया? अब देखो नेक्स्ट, ये तो बात सब, अच्छा एक लाइन और था वो इसको लिख लोगे। ये बात तो यहां तक तो बात समझ में आ गया सबको। मोल क्या है? मोल एक काउंटिंग यूनिट है, किसकी तरह? डजन की तरह, सेंचुरी की तरह, जिसका यूज हम लोग वैसे सब्सटेंस को काउंट करने के लिए करने वाले हैं जो हमारे खुले आंख से हमको नहीं दिखता है। और ये बेसिकली केमिस्ट्री में हमारे केमिकल्स हैं, मतलब ये एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और आयंस हैं। तो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और आयंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करेंगे वही हमारा मोल है। जिस तरह से 1 डजन 12 पार्टिकल के बराबर होता है, जिस तरह से 1 सेंचुरी 100 पार्टिकल के बराबर होता है, जिस तरह से 1 मोल एवोगाड्रो नंबर, उसी तरह से 1 मोल किसके 1 ग्रॉस 144 पार्टिकल के बराबर, ठीक उसी तरह से 1 मोल इतने पार्टिकल के बराबर होता है। और इसको एवोगाड्रो ने बताया था, सो इट इज कॉल्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट। क्लियर है? चलो अब बात यहाँ पे आता है, तो हमने वही बात लिख दिया कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का ऑलवेज एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल कंटेन करता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, स्वाभाविक है, एटम्स है, एलिमेंट है, कंपाउंड है और आयंस है, इनके लिए मोल कैलकुलेशन की बात हम करने वाले हैं। तो मोल की तरफ हम लोग, मोल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा एटम्स की बात अगर हम कर लें, थोड़ा एटम की बात कर लो, तो कोई भी एटम की बात करो, ये बात हम जानते हैं, हमने 9th में भी पढ़ रखा है, 8, 9, 10 में भी पढ़ते हैं हम। थोड़ा सा एक आइडिया, और हमने भी थोड़ा सा शुरुआती दौर में एक्सप्लेन किया है। एटम बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए वो हम ध्यान रखें। तो हमने बताया था, थोड़ा एटम के बारे में हम बताए थे, उसको एक क्विकली रिकॉल कर दें अबाउट एटम। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 3 चीज यूज करते हैं, 3 फैक्टर, 3 क्वांटिटी यूज करते हैं। एक तो उसका सिंबल हो गया, क्या हो गया? एक उसका सिंबल हो गया, ठीक है। एक जो हो गया ये ऊपर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, या इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। और एक जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर होता। ये हम जानते हैं, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या हर एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 नंबर होता है। 3 नंबर का 3 मतलब फैक्टर्स होगा जिसके थ्रू हम एटम्स को हम जानते हैं। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? एक ही तरह के एटम्स के। पीरियोडिक टेबल में 118 को एलिमेंट है और हर एलिमेंट अपने ही तरह के एटम्स का बना है। मतलब एक एलिमेंट एक ही तरह के, जैसे हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन एलिमेंट बनेगा, हीलियम एलिमेंट से हीलियम एटम बनेगा, सोडियम एटम से सोडियम एलिमेंट बनेगा, आयरन एटम से आयरन एलिमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है बात? तो एक वही एटम अपने एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो स्वाभाविक है 118 एलिमेंट है तो 118 तरह के एटम्स होंगे। क्लियर है? और ये 118 एटम्स की बात करोगे तो उन 118 एलिमेंट एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो हम 3 चीज यूज किए। एक उसका सिंबल होगा, एक उसका एटॉमिक मास होगा और एक उसका एटॉमिक नंबर होगा, सबके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया IFE 2656, ठीक है, हमने लिख दिया U 92 तो हम क्या समझे? यहां पे अगर हम गौर करेंगे तो ये क्या हो गया? ये सिंबल है किसका? सिंबल ऑफ आयरन एटम। ये आयरन एलिमेंट का, आयरन एटम का ये सिंबल हो गया, ठीक है। ऊपर जो हो गया ये क्या हो गया? उसका एटॉमिक
मास हो गया जिसको ए से डिनोट करेंगे, और नीचे जो हो गया वो हो गया एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। ठीक है, ये था। सिमिलरली यहां पे भी ये किसका सिंबल हो गया, यूरेनियम का, सिंबल ऑफ यूरेनियम, ये यूरेनियम एलिमेंट का ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एटॉमिक मास हो गया, और ये हमारा जो हो गया ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 3 फैक्टर होने वाला है, क्या क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और एक उसका सिंबल होगा। ये बात तो हम जानते हैं। एक बात और थोड़ा सा बता दें, हम ये भी जानते हैं कि हर एलिमेंट क्योंकि एटम्स के बने हैं, तो हम जानते हैं हर एटम क्या क्या कंटेन करता है, 3 पार्टिकल कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जानते हैं। ये हर एटम जो हमारा है, एटम कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब 3 फंडामेंटल पार्टिकल ये कंटेन करता है, पार्टिकल्स। ये सारी बातें हम जानते हैं, अभी जरूरत पड़ने वाला यूज करने वाले हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, और ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे कौन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे प्रोटॉन्स होंगे, और कौन होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से, किसे याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इतना -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, इतना कूलम्ब, ये बात समझे। इलेक्ट्रॉन अब माइनस लग गया तो तुम क्या समझ गए, ये निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है हमारे, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का कहानी हमको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए ये। और दूसरा एक चीज और याद रखेंगे, इसका मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। 2 बात याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू इतना kg मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद दूसरा बात आता है हमारे पास यहां, इसमें जाओ तो इसके प्रोटॉन की बात करेगा तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली हो गया तो ये प्लस हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसका मास जो हो गया, इसका मास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन हमारे न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरी बात हो गई क्या, एंड इसका जो मास होता है, मास इसका 1.677, थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन का 1673 है, और 1.1677 मतलब 1.677 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। क्लियर है, तो इतना बात समझ में आ रहा है। क्या क्या समझे, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फैक्टर, एक उसका सिंबल, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास, सामने दिख रहा है। हर एटम कंसिस्ट करता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कूलम्ब होता है, प्रोटॉन और मास इतना होता है, इसका चार्ज इतना, मास इतना होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, और वो उसका मास इतना होता है। ये सारी चीजें अभी हम लोग क्वेश्चन जब बना रहे होंगे तो हम इसको सबको अप्लाई करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। क्लियर है, तो हम बात समझते हैं, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा इस बात को भी मेंशन करोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक ये बात भी, ये तीनों याद रखना है, लेकिन
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो चार्ज और मास, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह क्वेश्चंस में यूज होंगे और आगे भी यूज होता रहेगा। तो चार्ज और मास जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हमको 100% याद रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? चलो अब बात आता है, थोड़ा सा हम और आगे एक पॉइंट और बढ़े, इस बात को समझो। तो किसी भी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन की जो संख्या है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। किसके? एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, ये याद रखना है। किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो जेड के बराबर। क्लियर है? क्यों? आगे जरूरत पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में कह देंगे कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 96 ग्राम ऑफ सोडियम। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तभी क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो वो क्वेश्चंस बनाने में हम इसकी आवश्यकता, भगवान लोग कहीं कहेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 112 ग्राम ऑफ आयरन, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तभी हम क्वेश्चंस में उसको अप्रोच कर पाएंगे, उनको अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो बात सीधा सा है। दूसरा हमारे पास हो गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बराबर होता है किसके? एटॉमिक मास के बराबर होता है। क्लियर है? मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है किसके? ए के। तो यहां से न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? जेड के। तो ये सीधे हो जाएगा क्या? ए माइनस जेड के बराबर होगा। क्लियर है? मतलब जैसे मान लो हमने एग्जांपल के लिए हमने यहां लिख दिया आयरन 26 56 हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं ये आयरन है, ये नीचे कौन है? एटॉमिक नंबर है, ऊपर कौन है? एटॉमिक मास है। तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 26 और प्रोटॉन भी 26। ये तो क्लियर हो गया। रह गई बात किसकी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर? तो ए माइनस जेड, ये ना है ए माइनस, तो ए हो गया कितना? 56, और ए हो गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 माइनस 26, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बात सबको समझ आ रहा है? यही हमने कहा यूरेनियम 92 235, इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 92, प्रोटॉन की संख्या 92, न्यूट्रॉन की संख्या 235 माइनस 92, यहां से हमको न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बात सबको? ये बात समझा कि नहीं? सब एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये क्लियर हो गया। अब एक बात और गौर करोगे, ये तो बातें हो गई एटम के अंदर, ये पूरा का पूरा। एक बात और समझ लो, एटम जो होता है, एटम बेसिकली अगर हम लेके चले तो जनरल कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड मॉडल से अगर चले, बोर्स के मॉडल से चले, तो एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है? एटम स्फेरिकल होता है। एटम का एक सेंटर होता है जिस सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है, ये कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कंटेन्स? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है। एटम के सेंटर पे क्या होता है? एटम का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के पास क्या रखता है वो? मतलब जितने भी, अगर पूछा जाए कि यूरेनियम के अंदर कितना प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितना है, तो 143। कितना? 143 न्यूट्रॉन और 92 प्रोटॉन, ये सारे कहां हैं? एटम के न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बात? इसके बाद इसके बाहर का ज्यादातर जगह ही खाली है, ये एम्प्टी स्पेस है। क्या है? खाली जगह है। ठीक है। उसके बाद यहां पे एक स्फेरिकल पाथ है,
यह जो है ये स्फेरिकल पाथ है, स्फेरिकल पाथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और ऑर्बिट जो है ये कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन, कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, ये कंटेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। क्लियर है बात? मतलब ये अगर सिंपल बात अगर हम समझें तो हमको ये समझ में आना चाहिए क्या कि एटम के पास जो भी हमारे एटम्स हैं, इसको अगर तुम गौर करके चलोगे तो तुमको ये समझ में आना चाहिए एटम के पास 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया। एटम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। एटम स्फेरिकल होता है। तो एटम के पास 3 पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये सेंटर जो हो गया, सेंटर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, जो कंटेन करेगा प्रोटॉन और इसको कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियंस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं। और उसके बाहर का जगह जो है वो खाली होता है और उसके चारों तरफ स्फेरिकल पाथ है, जिस स्फेरिकल पाथ को हम ऑर्बिट या सेल कहते हैं, और वो कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन। इतना बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? एटम के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियसली हमने यूज किया हुआ है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में हमको जितना ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग नए भी हैं, तो उनके लिए हमने रिलेट कर दिया है कि ये केवल लेक्चर हम पढ़ रहे होंगे तो भी हमको समझ में आए। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई सबको? थोड़ा सा मेंशन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ। तो ये बात भी हमको समझ में आ गई कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। इतनी बातें हमको समझ में आ गई है। क्लियर है? अब एक बात तो क्लियर हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखने का जगह फिक्स हो गया। क्या? 3 गो पार्टिकल है, 3 में से 2 गो तो एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, कहाँ? न्यूक्लियस पे होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के रखने की व्यवस्था अगर हम समझें तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एटम के पास अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एटम के पास अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। और ये जो ऑर्बिट्स की बात अगर तुम करोगे, अलग अलग ऑर्बिट्स होंगे। मतलब ये हमारे जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, ये अलग अलग सेल्स हैं। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये 5 सेल है, ये 6 सेल है। लाइक वाइज ऐसे सेल्स हो गए। एटम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होगा? सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे, जबकि इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अलग अलग सेल्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। क्लियर है? अब एक किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सेल, ये याद रखते हैं हम, 2n² होता है। 2n, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? है? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन। लाइक वाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2n² के बराबर। समझ में आ रहा है बात सबको? तो पहला ऑर्बिट कौन सा हो गया? K, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। वो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है। इतना बात सबको समझ में आ गया?
अब एक बात और याद रखेंगे, लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड जो है, जो हमको क्वेश्चन में यूज होने वाला है, एटम के पास जो ये ढेर सारे ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स को अगर देखोगे तो इसमें जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा, ये कौन सा ऑर्बिट है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। कौन है? इस ऑर्बिट को हम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल या वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो वैलेंस सेल और वैलेंस ऑर्बिट है, ये जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? एटम के सबसे बाह्यतम कक्ष को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। क्लियर है बात? उसको छोड़ के बचा हुआ जितना भी सेल है, इस सब को मिला के हम कोर सेल या कर्नल सेल बोलते हैं। कोर सेल या कर्नल सेल बोलते हैं। तो इतना बात याद रहेगा सबको। किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर पे होंगे। इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अलग अलग ऑर्बिट्स होगा। किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n² के बराबर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिट, हम लोग 5 ऑर्बिट है एटम के पास। कितने? तो 5वें ऑर्बिट को हम बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिट। किसी एटम के पास 3 ही ऑर्बिट है तो 3rd ऑर्बिट जो होगा वो वैलेंस ऑर्बिट होगा। और उसको छोड़ के जो बचे हुए ऑर्बिट्स होंगे, उन ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोर सेल्स या कर्नल सेल्स बोलेंगे। तो कोर सेल और कर्नल सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन या कर्नल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कह दिया बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कितना होता है? 11। तो 11 होता है। तो अब यहां से चलो, पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो फर्स्ट में हो गया 2। दूसरे में कितना रह सकता है? 8। तो दूसरे में हमने लिख दिया 8। तीसरे में कितना हो सकता है? 18 हो सकता है, लेकिन बचा का 10 को हो गया, 1 को ना, तो 2 8 1। अब सोचो, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये इधर में 3 ऑर्बिट, 1 2 और 1 3 ऑर्बिट का यूज हुआ। क्लियर है? तो यहां पे जो हो गया, इसमें अगर गौर करेंगे तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो हम देख पा रहे हैं, यहां पे हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आया कि इसमें प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन, ये एटॉमिक मास 23 होता है, तब न्यूट्रॉन 12 है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 है। और इस 11 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन कैसे हो गया? 2 8 1। ये हो गया, ये ना लिखे। तो ये 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन जो है वो कहां पे है? न्यूक्लियस पे है। ये तो समझ में आ गया। अब बचा क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। यहां गौर करके चलो, तो यहां पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सोच के देखो, तो ये जो हो गया, इतना समझ में आया? क्या क्या समझे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर पे चला गया, इलेक्ट्रॉन 2 8 1, पहला में इसमें 2, इसमें 8, इसमें, तो सबसे बाहर वाला सेल कौन हो गया? ये हो गया इसका वैलेंस सेल। और ये हमारा, ये दोनों, ये क्या हो गया? ये हो गया कोर सेल। क्या हो गया? कोर सेल। समझ में आ रहा है बात सबको? तो चलो, अब हम यहां से कहेंगे कि सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो सामने देखो, क्या गो है? 1 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। और पूछ देंगे तुमको सोडियम के पास कितने कोर इलेक्ट्रॉन्स आए? तो इसमें टोटल कितना हो गया? तो कोर इलेक्ट्रॉन ही दोनों हो गया, तो 8 और 2 10, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन, अब हम कह दे क्वेश्चन बनाएंगे और कहेंगे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 224 ग्राम ऑफ आयरन, तो समझ जाएंगे। सबसे पहले तो कोर आयरन के अंदर कै गो कोर इलेक्ट्रॉन होगा पहले ही पता चलेगा, तब ना क्वेश्चन बनेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बनाने के समय इन सभी का एप्लीकेशन करना है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा?
इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अलग हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन रखने के लिए बताओ, ये अलग अलग ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कहा बाहर वाला को हम बोलेंगे वैलेंस सेल, उसको छोड़ के बचा हुआ हो गया कोर सेल। एग्जाम्पल के लिए हम सोडियम की बात किए, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे चला गया, न्यूक्लियस पे। रही बात इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अलग अलग ऑर्बिट्स हो गए। अब इस ऑर्बिट्स में हमने बोला पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो बाहर वाला कक्ष कौन है, बाहर वाला कौन है, थर्ड, वैलेंस सेल थर्ड। तो थर्ड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, एक गो ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और कोर इलेक्ट्रॉन 2 + 8 कितना हो गया 10, कोर में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना बात सबको समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि ये एटम से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी क्वेश्चंस बनाने के लिए जो हम अप्रोच करने वाले हैं, इतना बात तुम्हारे नजर में होना ही चाहिए मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनाने के पहले, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक क्वेश्चन तुम्हारे जो है वो बनने वाले नहीं है। तो ये कॉपी में लिख दे के उसके बाद यादें नहीं रखेगा और उसके बाद तरेगन गिनेगा, तो वो तो भगवान भरोसे है। कई को तो हमको ही नहीं समझ में आता है कि हमारा आवाजवा कितना सुरीला लगता है। हम मैंने पढ़ा रहे हैं, सब नींद ले रहा है, झुक नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया मौका मिली, लाइट हिले बा, बैठेला कुर्सी हिले बा, ऊपर से एसी चलिए रहा है, अब का चाहिए। ऊपर से रंजन सर का सुरीला आवाज। उसके बाद आजकल एआई का जमाना है, तो अपने आप को ट्यून कर लेता है, सबकी ऑटो ट्यून में धुनो बज रहा है पीछे पीछे, है कि नहीं। आप फिर सोते जगल रहेगा रे गधवा, सब जगे रहो, मतलब बीच बीच में कहते रहे जगे रहो, है कि नहीं। सुबह सुबह भात दाल दबा के आ जाता है, कार्य तुम लोग नहीं ना, जगल रहेगा, सब जगल रहेगा तब सीखेगा, नहीं तो सब कुछ भुला जाएगा। चलो उतारो इसको, ये लिख लिए, पहले इसको उतारो, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सब। तो ये थी एटम की कहानी, रंजन सर की जुबानी, नहीं है ना, ये है। आजकल हम शायर बन जाते हैं, ठीक है। कुछ रोज 2-4 को शायरी सुनाएंगे तुम लोग को हम, ठीक ना। तो देखिएगा, ये पता चला सब भाग जाएगा, कहे एक से बढ़िया केमिस्ट्री ये अच्छा था आपका, है ना। कहीं ओहू में लगेंगे इथाइल मिथाइल शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो देखो, अब बात एटम से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती थी, हमने हर वो चीज उसमें ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थोड़ा सा अब इस बात को समझते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम एटम्स की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि अपने पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, क्या है। अब 118 एलिमेंट अपने पास हैं, तो उसको वो किसके, हर और एवरी एलिमेंट, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, और ये हर एलिमेंट एक तरह के स्पेशल एटम से बना है। मतलब एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ एटम। हर का अपना एक एटम होगा, ठीक है। तो जब हर एलिमेंट, जैसे हमने बोला, समझो इसको, हमने बोला हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट हमने बोला, तो स्वाभाविक है उसका एटम जो होगा वो कौन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। हमने कहा हीलियम एलिमेंट, हमने यहां पे कह दिया हीलियम एलिमेंट, तो हमको ही समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या है, हीलियम। ये हमारा जो होगा ये मेडअप ऑफ किसका, हीलियम एटम का बना हुआ है, ये हीलियम एटम का बना होगा। समझ में आ रहा है बात सबको। तो सीधा सा बात है, ये हर एलिमेंट जो हमारा है वो बना हुआ है किसका, अपने करस्पॉन्डिंग एटम्स के बने पड़े हैं। समझ में आ रहा है बात सबको। अब सोचो इसको, और हमने ये कहा कि हर एलिमेंट का जो सिंबॉलिक, हर एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 3 है। एक सिंबल, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। हीलियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हीलियम 2 4, ऐसे होगा। अरे बात समझ में आ रहा है। हमने यहां कहा सोडियम एलिमेंट, हमने कहा सोडियम एलिमेंट,
तो ये सोडियम एलिमेंट की बात कर लो, सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट किसका बना होगा? सोडियम एटम का बना होगा। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा Na1123, यही लिखा जाएगा। इतना तक तो बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? प्रॉब्लम कहां फंसेगा वो समझो। अब जब तुम जाएगा पेरियोडिक टेबल देखने, क्या देखेगा? पेरियोडिक टेबल जब देखेगा तो यहां बखेड़ा शुरू होगा, कंफ्यूजन का पहाड़ समझ शुरू होगा। शुरू ये होगा कि जब तुम, स्वाभाविक है ये एलिमेंट एक ही तरह के एटम के बने, ठीक है? तो हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल तो पेरियोडिक टेबल में H दिख रहा है, दिखेगा, उसका एटॉमिक नंबर दिखेगा। एटॉमिक मास जब गौर करेगा तो वहां पे 1.008 या 079 लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है बात? जब तुम हीलियम एलिमेंट को देखने जाएगा पेरियोडिक टेबल में, तो यहां पे क्या हो गया? सिंबल He दिखेगा, ठीक है? एटॉमिक नंबर 2 दिखेगा, एटॉमिक मास जो है 4.026 दिखेगा। समझ में आ रहा है बात? अरे बात क्लियर है कि नहीं? यही तुम सोडियम का देखने जाएगा तो ये दिखेगा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 दिखेगा, लेकिन ये 23.26 दिखेगा। क्लियर है बात? ऐसे हर एलिमेंट, मतलब क्या? मतलब ये कि जो भी हमारे एटॉमिक मास वहां दिख रहे होंगे पेरियोडिक टेबल में, वो हमारा किस में दिख रहा है? डेसिमल पॉइंट ऑफ फ्रैक्शंस में दिख रहे हैं। अरे बात समझ में आ रहा है? तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सबसे छोटा पार्ट, वो आधा उधा थोड़े रहेगा। अभी तक हमने क्या लिखा कि एटॉमिक मास बेटा किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो ना प्रोटॉन आधा होगा ना न्यूट्रॉन आधा होगा, आधा उधा तो नहीं रहेगा, तो रहबे नहीं करेगा आधा उधा। तो ये कैसे एटॉमिक मास को कभी डेसिमल में आना चाहिए? अगर 11 गो प्रोटॉन 12 गो न्यूट्रॉन, तो जोड़ के हमेशा जब होल सब 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा, आधा तो रहेगा नहीं, तो उसको डेसिमल में कभी आना चाहिए नहीं। लेकिन पूरा पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास किस में दिया रहेगा? डेसिमल पॉइंट्स में, डेसिमल्स में दिए रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आखिर ये चक्कर क्या है? अब इस चक्कर को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली एक बात समझने की आवश्यकता है कि एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स के बने होंगे, ये सही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके मास जो है वो बराबर हो। यहीं से कॉन्सेप्ट आया था आइसोटोप्स का। किसका? हर एलिमेंट का एक से ज्यादा एटम्स, याद होगा, एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? सोचो क्यों। अच्छा पहले ये तो समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। पेरियोडिक टेबल सोच लो, पेरियोडिक टेबल में जो दिया हुआ एटॉमिक मास है वो एक्चुअल में एटॉमिक मास नहीं है, याद रहेगा? पेरियोडिक टेबल में दिया हुआ एटॉमिक मास वो एटॉमिक मास नहीं है, वो एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है? याद रहेगा बात? ये जो मास तुमको दिख रहा है यहां, ये सब जो दिख रहा है तुमको, ये सब क्या है? ये सब एवरेज एटॉमिक मास है। और इसका मतलब क्या है ये बात मैं समझाने वाला हूं अभी। जस्ट इस चीज को गौर से समझने की आवश्यकता है। ये सभी के सभी हमारे क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। अब एवरेज क्यों है? तो हमने क्या बोला? हर एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटोप्स आज के डेट में नोन है, ठीक है? एवरी एलिमेंट हैज, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैज मोर देन वन आइसोटोप्स इन दैट एग्जिस्टिंग इन नेचर, ठीक है? मतलब एक बात यहां से हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारे एलिमेंट, मतलब ये हमने अभी बोला कि मोस्ट, ये एवरेज आने का कारण हम तुमको समझा रहे हैं कि एवरेज क्यों आ रहा। एवरेज का मतलब क्या हुआ? तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स existing in nature having more than one isotopes, उनके पास एक से ज्यादा आइसोटोप्स होता है। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है? एक से ज्यादा आइसोटोप्स होता है। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? एवरी एलिमेंट हैज
एवरी नहीं, मतलब कह सकते हो ज्यादातर एलिमेंट के पास एक से ज्यादा आइसोटोप्स होता है, ठीक है। अब आएगा सर ये आइसोटोप्स होता क्या है, तो हम जानते हैं आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक एटम्स, दो या जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो और उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। क्लियर है बात, मतलब टू आइसोटोप्स क्या होगा बेटा, टू और मोर एटम्स दैट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but having different atomic mass called, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के आइसोटोप्स है। समझ में आया बात, क्लियर है। मतलब मान लो एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, तो एलिमेंट एक्स है और ये इसका स्वाभाविक है यहां पे रिप्रेजेंट किया गया, और यहां पे ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो सिंबल सेम हो गया। नीचे जो है वो क्या एटॉमिक नंबर है, ऊपर हो गया A1 और ये हो गया A2, तो क्या दिखा, इसके दो एलिमेंट हो गए, दो एटम्स हो गए, एटॉमिक नंबर सेम है, क्या डिफरेंट कर गया, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, ये आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट एक्स। एलिमेंट एक्स का ये जो एलिमेंट एक्स है, ये एलिमेंट एक्स एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक्स है, इस एलिमेंट का ये क्या है, ये आइसोटोप्स है। लाइन सबको समझ में आया, ये बात सबको क्लियर हो रहा है। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं यहां से, इसका एग्जाम्पल ले लो, तो एग्जाम्पल के लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल तुम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ही ले लो, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को ही तुम यहां से ले लो। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12 एंड H13, तीन आइसोटोप्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्रो। ये हो गया, लिख लिया इसको सब। तो यही हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो आइसोटोप्स की बात अगर करोगे तो आइसोटोप्स में क्या हो गया, इसमें अगर तुम देखोगे तो क्या है, ये एक एलिमेंट है, इसके दो आइसोटोप्स हो गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हो गए, H11, H12, H13, एटॉमिक नंबर सेम है तो सिंबल तो सेम ही हो गया। यहाँ अंतर किसका है, इसका 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास 1 होगा तो उसको बोलते हैं प्रोटियम, 2 रहेगा तो उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 3 रहेगा तो उसको ट्राइटियम बोलते हैं। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। चलो तो इसको भी इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला एलिमेंट ही हमारा कौन है, हाइड्रोजन है हमारे पीरियोडिक टेबल का, उसके 3 आइसोटोप्स हैं। एक एक एलिमेंट के 24 आइसोटोप्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम फंसेगा कि अब पीरियोडिक टेबल में क्यों ऐसा होने वाला, एवरेज क्यों ले रहे हैं, उस बात को अब समझने का प्रयास करो। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट को सरियाने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, 118 को बॉक्स है, नहीं है 118 को ना बॉक्स है। अब इस बॉक्स में अब स्वाभाविक है उस वह एलिमेंट ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को रखने के लिए एक ही बॉक्स है कि नहीं। अब लेकिन यहां हाइड्रोजन तो कै गो हो गया, 3 तरह का हो गया इसका हाइड्रोजन एटम,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हो गया ना। पीरियोडिक टेबल में जगह एक एक है रखने का, तो लेकिन यहाँ पे जगह एक एक है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट को हम रख रहे हैं, लेकिन उस हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो 3 तरह के हो गए। हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 तरह के आइसोटोप्स हो गए, तो 3 तरह का हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तब प्रश्न आएगा कि इसमें से किसको रखें, 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें? समझ में आ रहा है बात? मतलब मान के चलो कि एगो माँ बाप का 3 गो बाल बच्चा है, तो एगो को एक घर में एक रूम है, तो क्या करेगा? एगो को पूरा रूमवा दे देगा, एगो को कहेगा गेट पे रखवारी करो, एगो को भगा देगा, तो क्या होगा? इंस्टेंट लाता लाती पूरा एकदम मतलब कटरा कटरी हो जाएगा नहीं, पूरा जो हो सकता है, गोलीबारी बारूद सब चल सकता है। अरे है नहीं? अरे तीनों का जब एक ही रूम है, सब एक ही माँ बाप का औलाद है, तो उसको क्या होना चाहिए? बंटवारा बराबर बराबर का होना चाहिए, है कि नहीं? उस रूम में बराबर बंटवारा मिलेगा, चाहे एक उस तरह का संतोषजनक जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक वो हमेशा टेंटा के घर रहेगा कि नहीं? मारपीट होने का गुंजाइश 2-4 हजार% है कि नहीं? वही में कोनो खचड़ा रहेगा तो कहेगा वो तिरछे तिरछे लगा देगा, तिरछे बेड लगा, हाँ मर ऐसा ही रही, तू अपन देख ला, है कि नहीं? अरे बात समझ में आ रहा है ना? एगो अभी एग्जाम्पल दे देते हैं। एक मतलब बहुत पुरानी बात है, मतलब हमारे पापा जी बताया करते हैं कि हम जैसे हमारे बाबा जी 2 भाई हैं लोग, तो बाबा जी के जो मतलब बड़े भाई हो गए, उनके जो सबसे छोटे लड़के थे, मतलब वो बहुत मतलब नहीं होता है कि बहुत क्लासिकल पीस थे वो, अब तो नहीं रहे, मतलब अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मतलब स्पेशल पीस थे। तो कभी ये बताते हैं कि 85 या 87 के आसपास उस समय घर में कोई फंक्शन वंक्शन हो रहा था। उस समय तो कंबाइन फैमिली रहती है, तो गांव पे पूरा एक ही घर था, और घर का जो एंट्रेंस है वो एक ही एंट्रेंस से होके उनका भी घर है और अपना भी, सबका एक ही एंट्रेंस होता है। तो कुछ हुआ होगा, कोई फंक्शन में कुछ ऐसा कुछ हो गया, गड़बड़ा गया, कुछ बात हो गया होगा। अब सुबह पापा जब रात में जब मतलब लेट से जब सब खत्म हो गया फंक्शन, तो घर में घुसे तो वहीं खड़ा थे। पापा गेट बंद करने का तो कहते हैं कि हो रामकृष्ण, तू वो गेटवा में से एगो हमर बा, तू अपन बंद कर, हमर खुलले रही। अरे बात समझ में आ रहा है ना? अरे 2 दरवाजा होता है ना, तो 2 दरवाजा में से एगो दरवाजा तू अपन बंद कला, एगो हमर जो खुलल रही तू अपन बंद कला, है कि नहीं? अरे बात समझ में आएगी नहीं? तो ये लेवल होता है, मतलब एगो खोल दे तो क्या फर्क पड़ता है? और रियली वो मतलब बताते हो उसको एकदम कसम खा लिए कि नहीं, मतलब वो खुलले रही तो खुलल रहा, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बंटवारा होना चाहिए, है कि नहीं? सही सही। तो क्योंकि हम लोग भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकते। तो इस कारण से हम लोग भी क्या करेंगे, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन इसमें होनी चाहिए। इनकी जो भागीदारी है यहाँ, उस भागीदारी को निहित करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? अरे है ना? तो इस कारण से हम लोग जो यहाँ यूज करने वाले हैं, वो हम क्या यूज करने वाले हैं? हम एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया, कहा गया कि नहीं, इसमें जिसकी जितनी भागीदारी है उसके अनुसार से इसके एटॉमिक मास में हम उसका कंट्रीब्यूशन दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? तब ये झगड़ा समाप्त हो सकता है। तो इस कारण से यहाँ जो हम एटॉमिक मास लेते हैं वो एक्चुअल में क्या है, जितने भी उनके आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मास का उनके परसेंटेज के अनुसार से उनका एवरेज है वो। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो पीरियोडिक टेबल में दिखने वाला एटॉमिक मास वो एटॉमिक मास नहीं है, वो एक
एवरेज एटॉमिक मास है, तो फिर बात आएगा कि इसको हम निकालेंगे कैसे, इसके निकालने का क्या मेथड होगा। तो ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो मेथड है इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद वहां से आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं यहां तक की बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, और यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें और आसान होंगी और कैलकुलेशंस की तरफ हम बढ़ते नजर आएंगे। क्लियर है? तो चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।